उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है जी। अब मैंने एक इंपॉर्टेंट बात किया था कि हमारा सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन, कानूनों का कानून। उसके अंदर में जितने भी एक्ट बनते हैं ना, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखकर बनाए जाते हैं। मतलब अगर ऐसा कोई एक्ट बन गया जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, तो उस एक्ट को वॉइड माना जाएगा। इसीलिए तो जीएसटी जब आया तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया, ऐसा नहीं कि जीएसटी सीधा ले आए। आपने पढ़ा होगा इनडायरेक्ट टैक्स में। तो मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए कंपनीज एक्ट बनाया गया। अब दो इंपॉर्टेंट हर कंपनी के डॉक्यूमेंट होते हैं, एक का नाम है एमओए और एक का नाम है एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये पूरे अलग अलग चैप्टर हैं, पर फाउंडेशन में आपको ये पता होगा कि क्या होते हैं दोनों डॉक्यूमेंट। तो खैर इसके ऊपर मैं बात भी नहीं कर रहा हूं अभी। फिर हमने बात किया था कि कंपनी, जो भी कंपनी का एमओए है वो कंपनी का सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है, कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट होता है। पर जो एमओए जब बनता है तो एमओए बनाते समय आपको कंपनीज एक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने बोला था कि कंपनीज एक्ट को आप दादाजी मान लो, फिर एमओए को आप पिताजी मान लो, और आर्टिकल को आप बेटा जी मान लो। तो जो एमओए है, एमओए बनाते समय आपको कंपनीज एक्ट को ध्यान रखना पड़ेगा। और जो आर्टिकल जब आप बनाओगे तो आर्टिकल को बनाते समय आपको एमओए को भी ध्यान रखना पड़ेगा, एक्ट को भी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने आर्टिकल में ऐसा कोई क्लॉज डाल दिया जो कि एमओए या एक्ट के अगेंस्ट में है, तो उस केस में आपका आर्टिकल वॉइड माना जाएगा, उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। और ये बात कहां लिखी हुई है? सेक्शन 6 में लिखी हुई है। ये बाद में बात आएगी बेटा, अभी जस्ट रेफरेंस के लिए दे रहा हूं। ऐसा मत सोचना मैंने सेक्शन 6 खत्म करा दिया। जो आर्टिकल का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो उस समय मैं सेक्शन 6 आपको डिटेल में बात करूंगा। फिर हमने बात किया था कि आखिर कंपनी की मीटिंग, जनरल मीटिंग, आखिर रिजोल्यूशन कैसे पास होते हैं। तो सबसे पहले मेंबर को बुलाने के लिए नोटिस दी जाती है। उस नोटिस में डेट, टाइम, प्लेस, एजेंडा बताया जाता है। फिर जो भी अपॉइंटेड डेट होती है उसको मीटिंग होती है। ठीक है जी, मीटिंग होती है। फिर मीटिंग में चेयरमैन अपॉइंट होता है। फिर चेयरमैन अपॉइंट होने के बाद सबसे पहले देखता है कि मीटिंग शुरुआत करने के पहले कोरम है कि नहीं, मतलब मिनिमम संख्या प्रेजेंट है कि नहीं। अगर कोरम है तो उस केस में फिर वोटिंग होगी। वोटिंग करने के अलग अलग मोड होते हैं, बाद में बात करेंगे। एक एग्जांपल दिया था मैंने, शो ऑफ हैंड। ठीक है, इसके बाद फिर देखा जाता है कि रिजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ, मतलब प्रस्ताव पास हुआ कि नहीं हुआ। रिजोल्यूशन तभी पास होता है जब रिक्वाजिट मेजोरिटी तैयार हो जाए। अब ये रिक्वाजिट मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? रिक्वाजिट मेजोरिटी का मतलब है कुछ केस में ओआर पास करना पड़ता है, कुछ केस में एसआर। ओआर का मतलब है, ये मैंने बताया था, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, और एसआर का मतलब है स्पेशल रिजोल्यूशन। अब अगेन कौन से मैटर पे ओआर पास करना है, कौन से मैटर पे एसआर पास करना है, ये भी एक्ट में लिखा रहता है। और अगर एक्ट साइलेंट है तो आर्टिकल में लिखा जाता है। ठीक है जी। इसके बाद हम कब बोलते हैं कि ओआर पास हो गया, कब बोलते हैं एसआर पास हो गया? तो ओआर पास होता है अगर जितने वोट अगेंस्ट में पड़े उससे ज्यादा वोट अगर फेवर में पड़ गए तो यह माना जाएगा कि ओआर पास हो गया। और एसआर कैसे पास हुआ? जितने वोट अगेंस्ट में पड़े उसके कम से कम 3 गुना वोट, मतलब 3 गुना या उससे ज्यादा वोट अगर फेवर में पड़ते हैं तो यह माना जाता है कि एसआर पास हो गया। फिर ये सब हमने एग्जाम्पल लिया था। और अगर कोई भी नए स्टूडेंट हैं जिनकी आज पहली क्लास है, तो आपको मालूम है मैंने इंटर लॉ के नाम से एक, ईआई इंटर लॉ के नाम से एक टेलीग्राम चैनल बनाया, पब्लिक है, ओपन टू ऑल है। तो उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो पहले के जो लेक्चर्स हैं वो लेक्चर्स आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बात करता हूं। यहां तक हम लोग ने कर लिया था। चलिए अब नेक्स्ट आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। नोट कीजिएगा, आपको मालूम है जनरल मीटिंग को हम लोग लिखेंगे जीएम। तो या मैं ऐसा बोलता हूं, टाइप्स ऑफ मीटिंग। कंपनी में जो मीटिंग्स होती है ना, मीटिंग्स को हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक जनरल मीटिंग, दूसरा बोर्ड मीटिंग। कल मैंने आपको बताया था बोर्ड मीटिंग को मैंने शॉर्ट में क्या लिखा था? बीएम, मतलब बोर्ड मीटिंग। और तीसरा होता है क्लास मीटिंग, और इसको मैं प्यार से बोलूंगा सीएम। जीएम, बीएम, सीएम। ठीक है, क्या बोलेंगे अपन? जीएम, बीएम और सीएम। अब तीनों का थोड़ा सा मतलब समझते हैं, फिर हम लोग लॉ स्टार्ट करने वाले हैं। आपको मालूम है जनरल मीटिंग का मतलब हम लोग ने कल बात किया था कि मेंबर की जो मीटिंग होती है उसको बोलते हैं जनरल मीटिंग। अभी जो बेटा जनरल मीटिंग होती है ना, ये जनरल मीटिंग 2 प्रकार की होती है। एक एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग।
अब इसको भी प्यार का नाम क्या होगा सुन लो, इसको मैं प्यार से बोलूंगा बेटा एजीएम, और इसको प्यार से बोलूंगा मैं ईजीएम, एजीएम और ईजीएम, ठीक है, एजीओजी, तो एजीएम और ईजीएम। तो दो मीटिंग होगी अपनी जनरल मीटिंग के अंदर, दो मीटिंग आती है, एक एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। बोर्ड मीटिंग के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो है सीए फाइनल के सिलेबस में। और एक जो यहां पे लिखा ना क्लास मीटिंग, इसका मतलब क्या हो गया, नेचुरली इसका मतलब है बोर्ड मीटिंग। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी जो मीटिंग होती है उसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। और जो क्लास मीटिंग है ना, ये होता है किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन, मेंबर नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा है, पर्सन। मतलब कई बार कंपनी को किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन की मीटिंग कॉल करनी पड़ती है, उस मीटिंग को बोलते हैं क्लास मीटिंग। अब ये क्रेडिटर की मीटिंग भी हो सकती है, ध्यान रखना बेटा, क्रेडिटर्स कंपनी के मेंबर नहीं होते, लेकिन एक पर्सन तो है। कई बार कंपनी को ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिससे कंपनी के क्रेडिटर को अफेक्ट होने वाला है, तो क्रेडिटर की मीटिंग कॉल करना पड़ेगा। तो जो क्रेडिटर की मीटिंग कॉल करेंगे ना उसको बोलेंगे क्लास मीटिंग। फिर कई बार कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर शॉर्ट में लिख दिया मैंने पीएसएच, जो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, कई बार आपको मालूम है बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मीटिंग में वोट देने का अधिकार आमतौर पर नहीं होता, लेकिन ऐसे मैटर जो कि डायरेक्टली उनसे कंसर्न है तो उन पर उनको वोटिंग राइट होता है। तो अगर ऐसा कोई मैटर है जो किसी पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट को अफेक्ट कर रहा है तो केवल उनको बुलाया जाता है, तो उस मीटिंग को भी क्या बोलेंगे, क्लास मीटिंग, ठीक है जी, ओके। अब हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं जनरल मीटिंग के, ये जो दोनों पॉइंट है ना इनके ऊपर। बोर्ड मीटिंग तो सिलेबस में नहीं है और जो क्लास मीटिंग है ना बेटा, इसका कोई सेपरेट सेक्शन नहीं है अलग से, ये बीच बीच में कहीं कहीं पर आएगा तो उसके ऊपर बात करेंगे। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की मीटिंग होती है वो जनरल मीटिंग है बेटा, एक एजीएम और दूसरा ईजीएम, सॉरी मैं इसको बोलूंगा ईजीएम, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करें बेटा आज की क्लास एजीएम। पहला सेक्शन 96, एजीएम का सेक्शन नंबर क्या हो गया, 96। हम लोग 96 से लेके 122 तक का पार्ट डिस्कस करने वाले मीटिंग में। पहला सेक्शन है 96 एनुअल जनरल मीटिंग। समझिएगा बेटा, इसका नाम से कुछ चीज क्लियर हो जाती है। ये क्या लिखा है, एनुअल, ए फॉर एनुअल, और जनरल मीटिंग का मतलब होता है मेंबर की मीटिंग। तो इसका मतलब अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे, जब आप संधि विच्छेद करोगे है ना, उसका पोस्टमार्टम करोगे, तो कई चीज क्या होता है, पोस्टमार्टम करोगे ना तो खुद बता देगा कि मेरा मतलब क्या है, मैं हूं कौन। ऐसी जनरल मीटिंग मतलब मेंबर की ऐसी मीटिंग जो साल में एक बार बुलानी पड़ती है उसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। मेंबर की वो मीटिंग जो हर साल बुलानी पड़ती है, साल में एक बार बुलानी ही पड़ती है, उस मीटिंग को बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। अब बेटा एक समझिएगा, कंपनी को साल भर बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, साल भर कंपनी में काम चलते रहता है, लेकिन कंपनी में कुछ काम ऐसे होते हैं जो कंपनी को साल में एक बार वो काम करने जरूरी है। कंपनी को वो काम साल में एक बार हर साल करना ही पड़ेगा। ऐसे कोई मैटर हैं जो कंपनी को हर साल करना ही पड़ता है। एक दो एग्जांपल देंगे क्या बेटा इसका, एनुअल रिटर्न, ठीक है जी, और डिविडेंड, वेरी गुड। अब जरा सुनिएगा मेरी बात को, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं जो कंपनी को हर साल एक बार करना ही पड़ता है, हर साल कंपलसरी। जैसे सबसे पहले है जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कंपनी, आपको मालूम है बेटा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बीओडी बनाते हैं भाई, डायरेक्टर बनाते हैं, लेकिन कंपनी के मालिक तो मेंबर है ना, तो डायरेक्टर बनाने के बाद डायरेक्टर अपना प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट जो भी है, ये सब बनाने के बाद मेंबर को तो बताएंगे ना कि देखो आप हमारी कंपनी ने आपने इतना प्रॉफिट कमाया, क्योंकि मेंबर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है जी। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ये साल में एक बार बनेगा और उनको मेंबर के सामने रखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो साल में एक बार डिविडेंड भी डिक्लेयर होगा। इसके बाद कंपनी को एनुअल बेसिस पर डायरेक्टर्स की भी अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है, और कंपनी को साल में एक बार
ऑडिटर की भी अपॉइंटमेंट करनी पड़ सकती है। तो कंपनी को, ये एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, ये जो 4 काम ऐसे हैं ना जो कंपनी को साल में एक बार करने ही पड़ते हैं। तो अब क्या होता है, सुनिएगा, बाकी काम करे नहीं करे अलग बात है, पर ये काम तो हर साल करना ही पड़ता है। तो कंपनी नॉर्मली क्या करती है, नॉर्मली कंपनी क्या करती है, ये साल में एक मीटिंग तो बुलाती है इन मैटर को डिस्कस करने के लिए, और वो जो मीटिंग होती है ना, उसी मीटिंग के लिए नॉर्मली एजीएम कॉल होती है। देखो, मैं लॉ का टीचर हूं और आप लॉ के स्टूडेंट हो, मैं एक एक वर्ड को मेरे ध्यान से पकड़ना बेटा। मैंने आपको यह नहीं बोला कि एजीएम में बस यही मैटर डिस्कस होते हैं। मैंने क्या बोला, ये मैटर तो डिस्कस होते ही हैं, मतलब एजीएम में नॉर्मली, मैं जब नॉर्मली वर्ड यूज करूंगा मतलब नॉट ऑलवेज, है ना, जनरली मतलब नॉट ऑलवेज, तो नॉर्मली या जनरली मैं बोल सकता हूं कि ये 4 काम करने के लिए तो एजीएम बुलानी पड़ेगी ना। तो कंपनी लॉ में साफ साफ प्रोविजन ही बना दिया गया। मैं आपको बेस दे रहा हूं कि आखिर एजीएम का लॉ क्यों लाया गया, क्यों साल में एक बार मेंबर को बुलाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये कंपनी एक्ट के लॉ मेकर का पर्पस ये था कि भैया साल में एक बार तो मेंबर को बुलाओ, बाकी बुलाओ नहीं बुलाओ आपकी मर्जी, ताकि मेंबर मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, डायरेक्टर से क्वेश्चन आंसर करेंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे पूरे साल भर का कच्चा चिट्ठा बता देता है, बयां कर देता है कि प्रॉफिट कम क्यों आया, डायरेक्टर आंसरेबल होने चाहिए। तो इसलिए साल में एक मीटिंग करना कंपनी को कंपलसरी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या करने वाला हूं, मैं पहले आपका पूरा एक बेस तैयार करने वाला हूं कि 96 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेरा तरीका मैंने आपको बताया था, मैं सबसे पहले बेस तैयार करता हूं बेटा। बेस तैयार करने के बाद फिर मैं आपको लॉ में लेके जाऊंगा, फिर मैं आपको लॉ लर्न करवा दूंगा बाय हार्ट, ऐसा लॉ उगलेगा आपके अंदर से। ठीक है, चलिए, तो पहले बेस समझिएगा, आसान शब्दों में, आसान भाषा में। हाँ जी, तो ये तो मैंने आपको बेस दे दिया। अब मेरी बात सुनिएगा, अब एजीएम क्या बोलता है, एजीएम का लॉ क्या बोलता है, एजीएम का लॉ ये बोलता है कि हर कंपनी को, हर कंपनी को हर साल, ईच ईयर, हर कंपनी को हर साल एक एजीएम बुलानी पड़ेगी। क्या बोला, हर कंपनी को हर साल एक एजीएम कॉल करनी पड़ेगी, लेकिन लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी भी कंपनी है जिसको एजीएम कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, एक्सेप्शन है, और उस कंपनी का नाम है ओपीसी, 1% कंपनी। आप लिख भी सकते हैं, ये जो मैं लिखवा रहा हूं बेटा, ये आप नोट्स बना सकते हो, है ना, जैसे मैंने बताया था ना कि कुछ नोट्स में लिखाऊंगा, लेकिन अब बुक का अनाउंसमेंट मैसेज आ चुका है आपको, तो आप कलेक्ट कर सकते हैं रायपुर ऑफिस से, और नहीं तो बाकी जो है ना, बाकी लोग को डिस्पैच कर दिया जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि जो एजीएम है ना, तो कंपनी का जो एजीएम है वो हर कंपनी को अपनी एजीएम कॉल करना पड़ेगा, पर एक एक्सेप्शन है, 1% कंपनी, 1% कंपनी को एजीएम कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, 1% कंपनी को एजीएम कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। बेटा, मैं आपको सुनाई दे पा रहा हूं, कोई इश्यू तो नहीं है? हेलो, हाँ बेटा, सब सुनाई दे पा रहा है आप लोग को? अभी क्लैरिटी है क्या बेटा? ओके, अभी ओके है? ओके, चलो बेटा, थोड़ा सा नेट इशू आ गया था। अच्छा, आपको ये सब सुनाई दे दिया मैंने जो बोला था कि एजीएम हर कंपनी को कॉल करना पड़ेगा? कौन सी कंपनी को एजीएम कॉल नहीं करना पड़ेगा? ओपीसी, है ना, ओपीसी मतलब 1% कंपनी। अब मेरी बात सुनिएगा, ओपीसी का जो लॉ है ना, वो सेक्शन नंबर 122 में दिया गया है,
और ओपीसी क्या होता है ये क्लास ऑफ कंपनी के टॉपिक में करेंगे, वैसे आपने सीए फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा। ओपीसी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें एक ही पर्सन मेंबर होता है, तो उनको कंपनीज एक्ट के बहुत सारे प्रोविजन से एग्जम्पशन दिया गया है, तो लॉजिकल भी है बेटा। अब आप सोचो, मैंने ओपीसी बनाई, मतलब मैं अकेला मेंबर हूं, अब एजीएम में मैं अकेला ही तो जाऊंगा, तुम क्या एजीएम कॉल करना ओपीसी में, तो इसलिए उनको एग्जम्पशन दिया गया है। ठीक है जी, कोई खास बात नहीं है, आपको क्लैरिटी भी होगी। अब मेरी बात इंपॉर्टेंट है कि लॉ में क्या लिखा है कि हर कंपनी को अदर देन ओपीसी हर साल, एवरी ईयर, ईच ईयर, हर कंपनी को एजीएम कॉल करना पड़ेगा। अब मेरा सवाल है आपसे कि यहां पर जो बेटा ईयर वर्ड है, आंसर देना भी आपको, यहां पे जो बेटा ईयर वर्ड है, ईयर वर्ड का मतलब आपको क्या लगता है? ईयर का मतलब कैलेंडर ईयर होगा। ये सुनो सुनो सुनो, आंसर देने के पहले बहुत, एक मिनट बेटा, एक मिनट, बहुत ही शार्प बच्चा होगा ना अगर, जो मेरे पुराने लेक्चर्स को ध्यान से सुना होगा, ईयर का मतलब कैलेंडर ईयर की फाइनेंशियल ईयर, पक्का? अच्छा बेटा सुनो, एक मिनट, आपने बोला कैलेंडर ईयर, तो क्या कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है क्या कि ईयर का मतलब कैलेंडर ईयर? सुनो, हाँ 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 हाँ, यस। अब मेरी बात सुनिएगा बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो ईयर वर्ड है ना, कंपनीज एक्ट में ईयर वर्ड आया, तो मेरे को पहले तो कंपनीज एक्ट देखना पड़ेगा कि क्या कंपनीज एक्ट में ईयर का मतलब डिफाइंड है क्या, तो आंसर मिलेगा नो। कंपनीज एक्ट में द वर्ड ईयर इज नॉट डिफाइंड, कंपनीज एक्ट में ईयर वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है। और जब कोई एक्ट में वो पर्टिकुलर वर्ड डिफाइन नहीं किया गया है, तो एक और कानून है, एक और कानून है बेटा, जो एक और ऐसा कानून है जो डिफाइन करता है। तो अगर कंपनीज एक्ट ने डिफाइन नहीं किया तो हमको क्या देखना पड़ेगा? जीसीए, जनरल क्लॉज एक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? जीसीए, जनरल क्लॉज एक्ट। तो जो जीसीए है ना, इसका सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 66, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 66, जीसीए का सेक्शन नंबर 266, इसमें ईयर वर्ड को डिफाइन किया गया है। और क्या लिखा है? ईयर का मतलब है कैलेंडर ईयर, ईयर का मतलब है कैलेंडर ईयर। वहां पे डेफिनेशन थोड़ा सा अलग दिया है, लेकिन मैंने आपको इजी वे में बता दिया क्योंकि जरूरत नहीं है आपको। तो कुल मिला के यहां पर कंपनी लॉ में जब ईयर वर्ड आएगा और कोई डेफिनेशन नहीं है, अपने को जीसीए में जाना पड़ेगा। और जीसीए में साफ साफ क्या बोल दिया? ईयर का मतलब है कैलेंडर ईयर, और कैलेंडर ईयर का मतलब आपको मालूम है क्या होता है बेटा? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। हाँ जी, अपना कैलेंडर ईयर आज 2020 का जो कैलेंडर ईयर है वो आज खत्म होने वाला है और कल नया ईयर चालू होने वाला है, कैलेंडर ईयर। लेकिन जब फाइनेंशियल ईयर होता है ना, तो इसका मतलब है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब एक बात बता दूं, जो अपना कंपनीज एक्ट है ना बेटा, उसमें फाइनेंशियल ईयर वर्ड को डिफाइन किया गया है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 41, याद रखना, एमसीक्यूज में पूछूंगा 241 क्या है, 266 क्या है, मैंने लिख दिया। अगर मेरे कॉपी में छपा तो आपके दिमाग में भी छप जाना चाहिए, छापते जाओ बेटा, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, और इतनी बात बता दूंगा आपको कि छप जाएगा अपने आप, चिंता मत करना बेटा उसकी, बिल्कुल। ये मेरी जवाबदारी कि आपको मैं अलर्ट रखूं, आपको एग्जाम्पल दूं और आपके दिमाग तक पहुंचा दूं, अपने दिल की बात आपके दिल तक जाएगी। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर वर्ड को तो कंपनीज एक्ट ने डिफाइन कर दिया सेक्शन 241, लेकिन ईयर वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई कि हर कंपनी को जो एजीएम है ना, वो कैलेंडर ईयर में एक बार करनी पड़ेगी। इसका मतलब सीधी बात है भैया कि 2020 की जो एजीएम है वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कभी भी हो सकती है। 2021 की जो एजीएम है वो 1 जनवरी 21 से लेकर 31 दिसंबर 21 तक कभी भी हो सकती है। ठीक है जी, अब समझिएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा बताओ बेटा, यहां तक क्लैरिटी है क्या आपको? पक्का? चलिए, गुड गुड ग्रेट। चलिए, अब मैं आपको नई दुनिया में लेके चल रहा हूं। हाँ जी, मान लेते हैं, अच्छा इसका मतलब तो ये हो गया ना, लॉ में क्या लिखा है? हर साल एक एजीएम होनी चाहिए। इसका मतलब कंपनी जब पैदा हुई है, मतलब कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन हुआ है, वहां से लेकर हर साल कंपनी को एक एक एजीएम करना पड़ेगा। मतलब कंपनी जितने साल चली, जितने साल जिंदा रही, उतनी एजीएम करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ में लिखा है हर साल। लेकिन अब मेरी बात समझिएगा, एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा।
मान लीजिए एग्जाम्पल है कि कंपनी का जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुई है, इसको मैं बोलूंगा डीओआई, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, है ना, मतलब कंपनी पैदा हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है। एग्जांपल लेते हैं 15 जनवरी 2019 को। मान लो बेटा एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 15 जनवरी 2019 को, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताया कि जो कंपनी का एजीएम होता है ना, उसमें एनुअल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे एक सवाल है, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। अब कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन और दिया हुआ है, और वो जो सेक्शन है बेटा कंपनीज एक्ट का, वो क्या बोलता है मैं आपको बताना चाहता हूं। कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 128, कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 128 ये बोलता है कि हर कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको मैं शॉर्ट में लिख दिया मैंने एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनाना पड़ता है इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर। ईयर नहीं लिखा है बेटा, यहां पे क्या लिखा है, फाइनेंशियल ईयर। मतलब हर कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट और उसके बेस पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है ना, वो बनाना पड़ेगा एवरी फाइनेंशियल ईयर। मतलब कुल मिला के आपको ट्रेडिंग पीएल अकाउंट और जो बैलेंस शीट बनाओगे ना, वो फाइनेंशियल ईयर वाइज बनेगी, ठीक है। और क्या मैंने कुछ बताया था कि आपको ये जो फाइनेंशियल ईयर वर्ड है कंपनीज एक्ट में, ये डिफाइन किया हुआ है क्या, बताइए बच्चों प्यारे, कहां पे मेरे को बताओ। 241 सेक्शन 2 क्लॉज 41, सेक्शन 241 में फाइनेंशियल वर्ड को डिफाइन किया गया है। और सबसे खास बात है, सेक्शन 241 में जो फाइनेंशियल ईयर को डिफाइन किया गया ना, तो कोई नई डेफिनेशन नहीं है। आपने जो इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ा है ना फाइनेंशियल ईयर, उसी को कंपनीज एक्ट ने भी उठा के इसी में लिख दिया है। तो आप बताएंगे फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये होगा कंपनी का भी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इसका मतलब जरा समझना, कंपनी को अपने फाइनल अकाउंट बनाने पड़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो 31 मार्च तो खत्म होगा भैया, उसके बाद ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे उसके बाद ही तो आप एजीएम कॉल कर पाओगे, है ना। तो अब मेरा एक सवाल है बेटा आपसे, यहां पे ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है 15 जनवरी 2019 को। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, कि इस कंपनी का जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, कंपनी का जो पहला फाइनेंशियल ईयर होगा, वो कब से लेकर कब तक होगा। पहला फाइनेंशियल ईयर, ओके, एक मिनट, हाँ जी बेटा एक मिनट है, लड़ाई झगड़ा बंद करते, मैं लिखता हूं 15 जनवरी 2019 से लेकर, एक ऑप्शन मेरे दिमाग में आ रहा है 31 मार्च 2019, बगल में ही है, और दूसरा मेरे दिमाग में ऑप्शन आ रहा है 15 जनवरी 19 से लेकर, मैं बोला इतना जल्दी क्यों क्लोज करूं, सीधा अगले साल क्लोज करूंगा 31 मार्च 2020। एक मिनट बेटा, झगड़ा मत करो मेरे से प्लीज, मेरे को डर लगता है बेटा झगड़े से। मेरी बात सुनो, कितने लोग को लगता है कि ये जो पहला वाला है, चलो मैं व्यूज चेंज करके एक बार देखता हूं आप लोग को क्या आपका व्यू आ रहा है। हाँ जी, कितने लोग को लग रहा है कि पहला वाला सही है, मतलब 15 जनवरी 19 से लेकर 31 मार्च 19। ओके ओके, काफी लोग, काफी वोट पड़े बेटा, काफी वोट, बड़ा उत्साह है पहले वाले को लेकर। अब मेरा सवाल है कितने लोग को लगता है, हाँ जी बेटा, कितने लोग को लगता है कि सेकंड वाला सही है। हाँ बस हैंड रेस करेंगे बेटा, हैंड रेस करेंगे, ओके। मतलब कंफ्यूज हर कोई, बिल्कुल वाजिब है बेटा,
बिल्कुल, ये जो कंफ्यूजन है बिल्कुल वाजिब है, होना भी चाहिए। हाँ जी, अब यहां कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं बेटा। अब मैं आपको लॉ की दुनिया में लेके जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं बेटा इंटरप्रिटेशन तुम खुद करना चालू करो, इंटरप्रिटेशन मैं नहीं बेटा तुम करो। चलो अब मैं तुमको ना लॉ की दुनिया में लेके जाता हूं, क्योंकि हर किसी का आंसर बोलो ना कहां दिया होगा, लॉ में दिया रहेगा। और फाइनेंशियल ईयर के लिए मैं कौन से सेक्शन में लेके जाने वाला हूं? 241। कौन से सेक्शन में? 241। और मेरी बात ध्यान से सुना बेटा, जो जहां कहीं बैठ रहा है ना, बैठा नहीं, चुपचाप नहीं बैठना, बोलते जाना। आजू बाजू वालों को देखने दो, घर वालों को देखने दो, अरे घर वालों को लगना भी चाहिए कि बेटा पढ़ रहा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 241 आ जा भैया। ये रहा आपके सामने सेक्शन नंबर 241। अभी कोई आंसर नहीं देगा, बस पढ़ना है आपको, बस पढ़ना है आपको। एक्सप्लेन मैं पूरा करूंगा, चिंता मत करना, बस पढ़िए। ओके, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब मैं वापस से अपने मूल प्रश्न पे आता हूं। यह है मेरा मूल प्रश्न। हां, अब मेरी बात वापस से मैं वोटिंग करना चाहता हूं ना, वापस से। एक मिनट में व्यू चेंज कर रहा हूं बेटा, फिर से मैं वोटिंग कर रहा हूं। हैंड रेज जिसने किया एक बार नीचे कर लेंगे बेटा। अब मेरे क्वेश्चन को वापस से सुनिएगा। मेरा सवाल है आपसे, अभी कितने लोग को लग रहा है, अभी कितने लोग को लग रहा है कि पहला फाइनेंशियल ईयर 15 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 19 टू 31 मार्च 19 होना चाहिए? हैंड रेज करेंगे बेटा। अभी कितने लोग को लग रहा है? ओके, चिराग को लग रहा है, इशिका, अनुराग, छाया, अपूर्वा, सूरज, हर्षिता। ओके ओके, चलिए अब कितने लोग को लग रहा है 15 जनवरी 19 से लेके 31 मंथ 19? हाँ जी, अब नया वापस से हैंड रेस करेंगे। पहले वाले नीचे करेंगे अपने हाथ को। रितिका, यश, संस्कार को लगता है, रोहित को लगता है, अदिति, पलक, सोनम, जानवी। ओके ओके ओके, मतलब अभी भी कंफ्यूजन है। यही तो बेटा लॉ की खास बात है ना, यही। अच्छा, अब लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि मेजोरिटी वालों को लग रहा है, मेजोरिटी वालों को लग रहा है सेकंड नंबर का ऑप्शन, ये मेजोरिटी वालों को लग रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब मैं आपको वापस से लेके चलता हूं बेटा लॉ की दुनिया में। ये है मेरे लॉ की दुनिया। हाँ, अब मेरे साथ साथ पढ़ेंगे बेटा और सुनिएगा। हम फाइनेंशियल ईयर वर्ड को खत्म करें, याद करके यहीं पे खत्म करें, सुनिएगा। फाइनेंशियल ईयर वर्ड सेक्शन 241 क्या बोलता है? फाइनेंशियल ईयर मींस पीरियड एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च हर साल का जो आएगा ना, उसमें जो पीरियड एंड होगा उसको बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मींस द पीरियड एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ द मार्च एवरी ईयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब हर साल 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, तो नेचुरली चालू होगा 1 अप्रैल से। लेकिन 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 अब जरा देखिए आगे क्या लिखा है, वेयर द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। देखो बेटा एक बात बोलूं, ये जो पहली लाइन है ना, ये बाद वाले सालों के लिए, सब्सिक्वेंट ईयर कि बाद के जितने साल होंगे ना, हर साल 31 मार्च को ईयर एंड होगा। लेकिन ये जो सेकंड लाइन है ना, ये अपना फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बारे में, कि कंपनी का जो पहला फाइनेंशियल ईयर होगा वो कब से कब तक होगा। क्योंकि कंपनी बनती तो कभी भी है ना भाई, हर कंपनी 1 अप्रैल को थोड़ी बनती है। कोई कंपनी 1 जनवरी को बनेगी, कोई 15 जनवरी, कोई 15 मार्च को बनेगा, कोई 20 अप्रैल को बन जाएगा, कोई 30 सितंबर को बन जाएगा। कंपनी बन तो कभी भी सकती ना। तो झगड़ा कब आएगा? झगड़ा बाद वाले फाइनेंशियल ईयर में नहीं है, पहले फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो कहां से लेकर कहां तक का होगा। तो अब मैं पढ़ने वाला हूं लॉ, मेरे साथ साथ पढ़ना। वेयर द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ अ ईयर। रुक जाओ बेटा, क्या बोल दिया? अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है किसी ईयर के, किसी ईयर के, और ईयर वर्ड आएगा मतलब कैलेंडर ईयर, तो किसी भी साल के 1 जनवरी या उसके बाद में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो उस केस में क्या बोला? फाइनेंशियल ईयर कब से कब होगा? पीरियड एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च। हाँ जी ठीक है, 31 मार्च के पीरियड में एंड होगा। लेकिन कौन सा वाला 31 मार्च ऑफ द क्या लिखा है? फॉलोइंग ईयर। क्या लिख दिया बेटा?
फॉलोइंग ईयर। अरे भैया, फॉलोइंग ईयर का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? सुनो मेरे, सुनो, इसका मतलब है जिस ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ना, ईयर का मतलब कैलेंडर ईयर, जिस ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ना, उसके बाद वाला जो ईयर होगा, मतलब उसके बाद वाला जो कैलेंडर ईयर होगा, उसका जो 31 मार्च होगा, उसमें कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। अब मैं वापस से आता हूं, मैं अपने एग्जाम्पल में वापस से लेके आ रहा हूं आपको। ये देखिए, ये मैंने एग्जाम्पल क्या दिया आपको? मैंने एग्जांपल दिया बेटा कि हमारी जो कंपनी है, ये हमारी जो कंपनी है उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब है? हमारी कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 15 जनवरी 2019। ठीक है, तो इसका मतलब कंपनी कौन से ईयर में इनकॉर्पोरेट हुई है? 2019। कौन से ईयर में इनकॉर्पोरेट हुई है? 2019। ठीक है, इसका अगला ईयर मतलब कैलेंडर ईयर कौन सा हो गया? 2020। ठीक है, तो लॉ क्या बोलता है? इस साल का मार्च मत लो, बल्कि फॉलोइंग ईयर का मार्च लो। इसका मतलब फॉलोइंग ईयर का मार्च कितना हो गया? 31 मार्च 2020। और इसका मतलब क्या हुआ? अपना आंसर, ये पहला वाला गलत है, दूसरा वाला बिल्कुल सही है। कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर कब होगा? जिस दिन कंपनी बनी है, 15 जनवरी 2019 से लेकर इस एग्जांपल में 31 मार्च 2020, ये होगा कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बोलो बेटा, ये समझ आया कि नहीं आया आपको? चलिए गुड, अभी मैं कुछ एग्जांपल और लूंगा, है ना, आपकी समझ चेक करने के लिए। चलो बताओ बेटा, ये आपको समझ आ गया ना? तो अगला एग्जांपल लीजिए। ये एक और एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, एग्जांपल 2 लिख भी लेना। डीओआई, समझ गए क्या? डीओआई मतलब क्या? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। चलो, मान लो एक कंपनी का जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, ये कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है बेटा 31 दिसंबर 2019। तो कंपनी का, अभी आंसर मत देना, अभी आंसर कोई नहीं देगा, हर कोई वर्किंग करेगा, बैठ के वर्किंग करो, और फिर जब मैं पूछूंगा तो आंसर देना है, और हैंड रेस करके बेटा। तो कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होगा? हैंड रेस करेंगे बेटा, आंसर नहीं देंगे, हैंड रेस करेंगे। आंसर, चलो मैं एक बार देखना चाहता हूं हैंड रेस कौन कौन कर चुके हैं। अंकुश, साकेत, संस्कार, याशिका, ओके, अभिनव। चलो बेटा अभिनव, आपसे बात करते हैं। अभिनव, क्या लग रहा है आपको, हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का होगा? आंसर देंगे। दिसंबर 19 से लेके। पक्का? क्या बेटा इनके, अभिनव के साथ हैं आप लोग? पक्का? यस, बिल्कुल सही आंसर दिया अभिनव ने, वेरी गुड। क्योंकि आप देख सकते हो बेटा, 31 दिसंबर 2019 को कंपनी बनी ना, इसका मतलब कंपनी 2019 ईयर में कंपनी बनी है, तो उसका अगला ईयर कौन सा है? 2020। तो उसका जो मार्च आएगा उसमें, ठीक है, मतलब आप देख सकते हो कि पहला जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, अच्छा आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। पहला फाइनेंशियल ईयर, कंपनी का जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, सुनिएगा बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर एग्जैक्ट 12 महीने का होता है, या 12 महीने से कम का होता है, या 12 महीने से ज्यादा का होता है, या कुछ भी, सुन लो, या कुछ भी हो सकता है। ये एमसीक्यूज में मैं डालूंगा, आज एमसीक्यूज में मिलने वाला है। बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, क्या लग रहा है? आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। देख लो बेटा, प्रूफ कर देता हूं आपके सामने। कई लोग ना ऐसा शक की निगाह से देखते हैं, ऐसे कैसे बोले दिया। सुनो, 12 मंथ कब होगा? अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अप्रैल 19 को, मान लो, उस दिन भी तो हो सकती है ना। तो कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? अगले साल के 2020 तक, मार्च तक, 31 मार्च तक। तो उस केस में अगर कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अप्रैल 19 है, तो 1 अप्रैल से 19 से 31 मार्च 20 फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हुआ, मतलब ये हो गया बेटा 12 महीने का। इसके बाद लेस देन 12 मंथ, अभी मैंने एग्जांपल लिया, अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन है 31 दिसंबर 19, तो 31 मार्च 20 अपना ईयर एंड होगा, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ये आप देख सकते हो केवल 3 महीने का है,
यहां पे केवल 3 महीने का है, मतलब ये नेचुरली 12 महीने से कम का हो गया, ठीक है। और यहां पर देख सकते हो मैंने एग्जांपल लिया था, अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन मैंने लिया था, वही जो एग्जांपल लिया, हाँ 15 जनवरी 19 है, तो 31 मार्च 20, मतलब ये आप देख सकते हैं लगभग 14.5 महीना हो गया अप्रॉक्स। तो कुल मिला के कंपनी का जो पहला फाइनेंशियल ईयर है वो 12 महीने का भी हो सकता है, 12 महीने से कम का भी हो सकता है, 12 महीने से ज्यादा का भी हो सकता है। ओके, तो आंसर आ गया बेटा इसका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्या बोले बेटा, हाँ बिल्कुल सही, 15 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। उसका लॉजिक आपको मालूम है, क्योंकि कोई कंपनी अगर 1 जनवरी को भी बनती है तो 1 जनवरी से लेके अगले साल का 31 मार्च मतलब 15 मंथ, तो 15 मंथ से ज्यादा का फाइनेंशियल ईयर नहीं हो सकता, ठीक है जी। चलो अब इधर आएंगे, एक बार मैं क्या चाह रहा हूं कि हाँ, फाइनेंशियल ईयर जो वर्ड है ना, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको मालूम है ना हर चीज मैं आपको याद करवाऊंगा क्लास में। और हैंड रेज जिन्होंने किया बेटा नीचे कर लेंगे, और उसके बाद में आपको ना आंसर देना है, आपको उसका आंसर बोलना है, आपको लॉ बोलना है। जैसे आपने कोरम का लॉ बोलना था ना डेमो की क्लास में, आपने मुझे चकित कर दिया था, ठीक है। चलिए याद क्यों करना है, क्योंकि एग्जाम में लीगल लैंग्वेज लिखोगे तभी मार्क्स मिलेगा, इसलिए मैं समझाते हुए भी मैं याद भी करा देता हूं, फिर एमसीक्यूज के थ्रू भी रिवीजन करा देते हैं, और अगले दिन फिर रिवीजन करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर का मतलब, फाइनेंशियल ईयर मींस, अभी मन में बोलिएगा और ना हमेशा आंखें बंद करके बोलेंगे ना, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन एकदम नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा। मैं बोल रहा हूं, आप सुनिएगा और मन में रिपीट कीजिएगा, और फिर आपको आंसर देना है बेटा। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फाइनेंशियल ईयर मींस द पीरियड एंडिंग ऑन 31st day of March every year. Financial year means the period ending on 31st day of March of every year. फिर सेकंड नंबर लिखा है where the company has been incorporated, where the company has been incorporated on or after, where the company has been incorporated on or after first day of January, on or after first day of January of a year, first day of January of a year, the period ending on 31st day of March of the following year, ठीक है जी। एक बार फटाफट बोल रहा हूं, फाइनेंशियल मींस द पीरियड एंडिंग ऑन 31st day of March every year where the company has been incorporated on or after first day of January of a year, the period ending on 31st day of the March of the following year। हाँ जी, अब फटाफट बेटा हैंड रेस करेंगे, मैं देखना चाहता हूं कौन आंसर दे पाएगा इसका। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, इतने लोग को याद हो गया, वेरी गुड 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 गुड। हाँ हाँ हाँ, पायल सिंह बेटा, पायल आप आंसर देंगे इसका, एक बार बोल के बताएंगे पायल। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। एक और मैं पूछना चाहूंगा रितिका सिन्हा, हाँ बेटा रितिका आप बताएंगे इसको। एक्सीलेंट आंसर, एक्सीलेंट। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा, सबसे तो मैं पूछ नहीं पाऊंगा, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं कि हर किसी को याद हो गया होगा, क्योंकि 2 सैंपल है, अगर ये 2 लोग को याद हो सकता है ना, तो हर किसी को याद हो सकता है। और कभी भी ना बेटा एकदम आपका आपका दिमाग ये चलना चाहिए कि पूछेंगे और मेरे को हैंड रेस करना है। ये इस शिद्दत के साथ बैठोगे ना, तो लाइव क्लास का क्या मजा आएगा। आपको लगेगा नहीं बेटा कि अपन वर्चुअल है, ऐसा लगेगा कि अपन क्लास में ही बैठे हैं, है ना। तो ये अपने अंदर जोश भर के रखना। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। तो ये मैंने आपको सिखा दिया कि ये एक बार देख लीजिए, हम लोग एजीएम के बारे में कुछ बात कर रहे थे। मैंने आपको ये बताया था कि हर कंपनी को एजीएम कॉल करना पड़ेगा एक्सेप्ट 1% कंपनी, हर कंपनी को हर साल एजीएम कॉल करना पड़ेगा। ईयर वर्ड यूज किया गया है, तो ईयर का मतलब हमने पूरा डिटेल में बात कर लिया कि ईयर वर्ड का जो मीनिंग है वो जनरल क्लॉज एक्ट के हिसाब से होगा 266, लेकिन फिर मैंने आपको फाइनेंशियल ईयर का भी मीनिंग बता दिया, कुछ लॉजिक है इसका, ठीक है। अब देखिए मैं इसको आगे बढ़ रहा हूं, इसी एग्जाम्पल को मैं आगे बढ़ा रहा हूं।
ताकि मैं फाइनेंशियल ईयर वर्ड को आपको पूरा कंप्लीटली समझा दूं। इस एग्जांपल में जो कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर है, ये तो हो गया अपना 15 जनवरी 19 टू 31 मार्च 20। इसी क्वेश्चन को आगे ले रहा हूं। अब मेरा सवाल है बेटा, कंपनी का सेकेंड फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां तक का होगा? बोलेंगे, आंसर दीजिए बेटा, एकदम सिंपल है। 1 अप्रैल 22, 31 मार्च 21। भैया 31 मार्च 2020 को खत्म हो गया, पहला ही साल झगड़े वाला होता है, क्योंकि उसके बाद तो क्या होगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च अगले साल के। अगर मैं और बोलूं थर्ड फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होगा तो भी क्लियर है, 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22 एंड सो ऑन। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं बेटा, इसके बाद के जो फाइनेंशियल ईयर है ना, वो तो कितने महीने के होंगे, 12 मंथ के। केवल जो झगड़ा होता है वो केवल किस साल होता है, पहले साल। ठीक है, ये मेरे ख्याल से उम्मीद आपको क्लैरिटी आई होगी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये तो मैंने आपको फाइनेंशियल ईयर क्लियर किया, क्योंकि अपनी जो एजीएम है ना, उस एजीएम का फाइनेंशियल ईयर से कुछ नाता है। ठीक है, तो उस नाते में आपको ये समझा रहा हूं। अब इसके बाद लिखिएगा बेटा, अब मेरा सवाल है, अब मेरा सवाल आ रहा है वो सवाल ये है मेरा आपसे कि कंपनी की जो फर्स्ट एजीएम, अब मैं लॉ में आ गया वापस से, एजीएम के लॉ में हमने ये पढ़ा कि हर साल एजीएम होना चाहिए। तो कंपनी को जो कंपनीज एक्ट है ना बेटा, उसमें फर्स्ट एजीएम का लॉ अलग है और सब्सिक्वेंट एजीएम का लॉ अलग है। जैसे आप देख सकते हैं कि पहला फाइनेंशियल ईयर अलग तरीके से होता है, बाद के फाइनेंशियल ईयर सब सेम होते हैं। वैसे ही कोई भी कंपनी का फर्स्ट एजीएम कब होगा उसका लॉ अलग है, और उसके बाद वाली जो एजीएम है उसका लॉ अलग है। अब कंपनी की जो फर्स्ट एजीएम है, क्या बोलता है लॉ को, सुनिएगा। कंपनी की जो फर्स्ट एजीएम है ना, वो कब तक हो जाना चाहिए? देखिए सुनिएगा, अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो नेचुरली 15 जनवरी 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक का अपन ने बनाया होगा। ये देखिए मैं इससे रिलेट कर रहा हूं, है ना। ये अपना पहला फाइनेंशियल ईयर बना, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना। तो वो जो पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको आप पहली एजीएम में रखोगे, क्योंकि मेंबर पहली बार ही आएंगे, पहला साल का अकाउंट बनाए तो मेंबर को पहली बार बुला रहे, तो मेंबर जो पहली एजीएम का मतलब क्या हो गया कि आप फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जिस एजीएम में रखने वाले हो उसको बोलेंगे अपन फर्स्ट एजीएम। तो जो फर्स्ट एजीएम है ना, इसमें लॉ क्या बोला है, इसमें लॉ बोलता है कि, इसमें लॉ क्या बोलता है, सुनिएगा बेटा, जब कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, जब कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, क्योंकि 31 मार्च 2020 तक तो कंपनी बुक ही बनाएगी, उसके बाद अपना एनुअल अकाउंट बनाएगी। क्लोज होने के विद इन 9 मंथ्स कंपनी का जो पहला फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, क्लोज होने के 9 मंथ के अंदर, विद इन 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, विद इन 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, कंपनी को अपनी फर्स्ट एजीएम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ बेटा कि 31 मार्च 2020 को हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, उसके 9 महीने जोड़ लीजिए, तो 9 महीने जोड़िए तो कौन सी लास्ट डेट है जहां पे एजीएम होना चाहिए? 31 दिसंबर 2020। भाई इससे 9 महीने काउंट करो ना, इससे 9 महीने काउंट करोगे तो कितना आ गया, यह आ गया 31 दिसंबर 2020। मार्च पूरा छोड़ दो, 31 मार्च है, अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 31 दिसंबर 2020 डेट आ गई जहां पे कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, कंपनी का फर्स्ट एजीएम होना चाहिए। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या मैं ये बोल रहा हूं क्या कि कंपनी को 31 दिसंबर 2020 के दिन अपनी एजीएम रखना पड़ेगा? ये लास्ट डेट है, ये लास्ट डेट है। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी 15 अक्टूबर 20 को भी रख सकती है,
कंपनी 15 सितंबर 20 को भी रख सकती है, मतलब ये लास्ट डेट है। ये क्या हो गया बेटा, ये लास्ट डेट है, मतलब इसके बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम 9 मंथ के अंदर आपको अपनी फर्स्ट एजीएम रखना पड़ेगा। अब सुनिएगा मेरी बात, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए सुनिए। हाँ, मान लीजिए कंपनी ने अपनी फर्स्ट एजीएम रखा है, अपनी एजीएम, कंपनी ने अपनी एजीएम होल्ड किया है 15 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। अब ये जो कंपनी है, अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं ईयर वर्ड यूज करता हूं और फाइनेंशियल वर्ड यूज करता हूं, दोनों सेम है क्या? अलग अलग है। जब मैं ईयर बोलूंगा मतलब क्या होगा, कैलेंडर ईयर, और जब मैं फाइनेंशियल ईयर बोलूंगा मतलब क्या है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, अकाउंटिंग ईयर, ठीक है जी। अब मेरी बात सुनिएगा, हमारी जो कंपनी है उसका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या था, इसी एग्जांपल को लेके चलो, जो मैंने एग्जांपल लिया है, अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई थी, 15 जनवरी 19 को, मतलब कौन से ईयर में इनकॉर्पोरेट हुई, 2019। कैसी बात कर रहे हो, अरे 15 जनवरी 2019 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब ईयर कौन सा है, 19 है ना, 2019। एक जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक तो 2019 है ना, ईयर मतलब कैलेंडर ईयर। तो ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट तो 2019 में हुई थी, लेकिन कंपनी की जो फर्स्ट एजीएम है वो कौन से साल में हुई है, कौन से ईयर में हुई है, 2020। 2020 समझ रहे हो आप, कंपनी इनकॉर्पोरेट कौन से ईयर में हुई है, 2019, पर कंपनी की फर्स्ट एजीएम कब हुई है, मैंने एग्जांपल क्या लिया, 15 अक्टूबर 20, इसका मतलब 2020 है ना, ईयर मतलब कैलेंडर ईयर, मैंने बता दिया आपको। ऊपर के लॉ में एक बात लिखा था, ऊपर के लॉ में एक बात मैंने बताई थी कि एजीएम शैल बी हेल्ड इन ईच ईयर, हर साल एजीएम होना चाहिए। आप बताओ क्या हर साल एजीएम हुई है क्या, कंपनी पैदा कब हुई, नहीं एक मिनट, कंपनी पैदा कब हुई बताओ, हाँ नहीं अच्छी उसको छोड़ो, ओके मैं मेरे क्वेश्चन का आंसर दो बेटा, एक्सेप्शन अगर भूल जाओ। मेरा सवाल है कंपनी कौन से साल पैदा हुई है, 2019 में पैदा हुई है, क्या 2019 में आपने एजीएम किया क्या, नहीं किया, नहीं किया। आपने पहली एजीएम कब किया, 2020 में। अच्छा एक मिनट, एक बात बताओ, ये मैं चाहता हूं कि हैंड रेस करके आंसर, क्योंकि बड़ा बड़ा एक अच्छा पॉइंट मैं चाह रहा हूं आपसे, तो मैं हैंड रेस करके मैं आपके आंसर चाहूंगा, सुनिएगा। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि जिस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसी साल कंपनी अपनी फर्स्ट एजीएम कर ले, हैंड रेस करना है बेटा, आंसर नहीं बोलना नहीं है, मैं जिनसे पूछूंगा आंसर देंगे। वापस से सुनिएगा, क्या ये पॉसिबल है क्या कि जिस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसी ईयर में कंपनी अपनी फर्स्ट एजीएम कर ले, मतलब आपको यस नो और लॉजिक बताना है। मैं लेता हूं यश अग्रवाल, हाँ बेटा यश, आपको क्या लग रहा है बताइए, यश आंसर देंगे, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, हाँ यश शायद आंसर नहीं दे पा रहे, चिराग ने हैंड रेस करके रखा है, चिराग बताएंगे बेटा, पॉसिबल है क्या, क्या लग रहा है आपको, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मालूम है, हाँ फाइनेंशियल ईयर क्लोज ही नहीं हो पाएगा ना, और भैया कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होता है, अगले साल के 31 मार्च को। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी कंपनी की जो पहला फर्स्ट एजीएम है ना, वो जिस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उस साल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म करोगे उसी को तो एजीएम में रखोगे, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। मतलब ये हो गया कि इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन एजीएम कैन नॉट बी हेल्ड, फर्स्ट एजीएम नहीं हो सकता। चलो अब मैं काम कर रहा हूं बेटा, मैंने पूरा आपको
फर्स्ट एजीएम के बारे में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब मैं आपको एक बार नोट्स की तरफ लेके चलता हूं, जितना अपन करें ना उसको पक्का करते जाएंगे बेटा। हाँ जी, चलिए, ये आ गया अपना एनुअल जनरल मीटिंग सेक्शन नंबर 96। चलिए देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। अपने पढ़ने का तरीका ये होगा, लॉ जनरल लैंग्वेज में पूरे अपने दिलो दिमाग में बैठ चुका है। अब बैठा है कि नहीं बैठा? अब अपना काम क्या सुनिएगा, अब अपना काम है, अब अपना काम यह है कि जस्ट अ मिनट, अब अपना काम यह रहेगा कि लॉ की लैंग्वेज को याद करना। तो जब अपन पढ़ेंगे ना, तो पढ़ते समय अपने दिमाग में आप ये इंस्ट्रक्शन दो, अपने आप को ये इंस्ट्रक्ट करो कि अब मेरे को लॉ को याद करना है। दे दिया इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने? हाँ, अपने दिमाग को बेटा इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, नहीं तो सुनता नहीं है किसी की। अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दो कि अब मेरे को लॉ को लर्न करना है, मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब मेरे को लॉ को लर्न करना है। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट कर रहा हूं लॉ को। सबसे पहले एजीएम सेक्शन नंबर 96। ओके ठीक है जी, याद है ये तो। पहला पॉइंट है एप्लीकेबिलिटी। एजीएम का लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल है? एवरी कंपनी अदर देन 1% कंपनी, एवरी कंपनी अदर देन 1% कंपनी, मतलब 1% कंपनी को छोड़कर बाकी जो भी कंपनी है। सवाल का जवाब दो बेटा, क्या लगता है प्राइवेट कंपनी को एजीएम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। आपको मालूम है ना कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर कंपनी 3 टाइप की होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी। तो एग्जम्प्ट केवल किसको किया है? 1% कंपनी को, मतलब हर पब्लिक और हर प्राइवेट कंपनी को एजीएम कॉल करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो। एवरी कंपनी अदर देन 1% कंपनी मस्ट होल्ड इन ईच ईयर, मस्ट होल्ड इन ईच ईयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ईच ईयर। ईच फाइनेंशियल ईयर मत लिख देना। एवरी कंपनी अदर देन 1% कंपनी मस्ट होल्ड, मस्ट वर्ड आ गया मतलब कंपल्सरी है, प्रोविजन इज कंपल्सरी, मस्ट होल्ड इन ईच ईयर एन एनुअल जनरल मीटिंग इन एडिशन टू एनी अदर जनरल मीटिंग। आपने भले उस साल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी भी जनरल मीटिंग, मतलब ईजीएम, एक्सटर्नल जनरल मीटिंग कितनी भी कॉल कर दियो, कोई बात नहीं, एक एजीएम तो करना ही पड़ेगा। वापस से बोल के खत्म करूंगा बेटा, 2 लाइन है और आप सब मैच्योर हो चुके हैं। मेरे को मालूम है कि आप मैच्योरिटी आ चुकी है, आप फट से लर्न करना सीख चुके हो मेरे साथ। हाँ जी, एवरी कंपनी, जो जहां वहां पे बोलेगा मन में बोलेगा, एवरी कंपनी अदर देन 1% कंपनी मस्ट होल्ड इन ईच ईयर, एवरी कंपनी अदर देन 1% कंपनी मस्ट होल्ड इन ईच ईयर एन एनुअल जनरल मीटिंग इन एडिशन टू एनी अदर जनरल मीटिंग। इसको मैं नहीं पूछना चाहता, मैं चाहता हूं थोड़ा सा कुछ बड़ा होके पूछूं आपसे। याद हो गया क्या? बोलो। समझ तो पहले ही गए थे, लेकिन मेरा काम क्या है, लैंग्वेज को पकड़ के रखेंगे अपन, है ना। मेरे को बेटा 5 में 5 चाहिए अपने बच्चों का, मतलब मेरे को 5 में 4.5 भी मंजूर नहीं है। मैं चाहता हूं लॉ में 5 में से 5 स्कोर हो, ठीक है, इसलिए मेहनत कर रही थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है, ये पूरा लॉ अपन जो भी बात करेंगे वो किसके बारे में बात करें? एजीएम के बारे में। तो हमने कल बात किया था कि कोई भी जनरल मीटिंग बुलाते हैं तो उसके लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा। तो एजीएम के नोटिस के बारे में कुछ बात करने वाले हैं और एजीएम की टाइम लिमिट के बारे में बात करने वाले हैं। आपको मालूम है कोई भी जनरल मीटिंग जब बुलाई जाती है उसके पहले नोटिस दी जाती है। तो यहां पे लॉ में ये बोल रहा है कि जब आप एजीएम की नोटिस दोगे ना, तो उस नोटिस में ये लिखना पड़ेगा कि ये एनुअल जनरल मीटिंग की नोटिस है, क्योंकि एजीएम बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। बाकी साल भर में जनरल मीटिंग चलते रहती है, लेकिन एजीएम का इंपॉर्टेंस कुछ अलग ही है। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन इसमें लिए जाते हैं, नई डिक्लेरेशन, घोषणाएं डायरेक्टर्स करते हैं। तो वो जो नोटिस आप मेंबर को दोगे ना, तो ऐसा मत लिख देना कि हाँ भैया जनरल मीटिंग आ जाओ। ये बताना पड़ेगा ये नोटिस एनुअल जनरल मीटिंग की नोटिस है, ताकि मेंबर को ये क्लियर हो जाए कि ईजीएम नहीं है, एजीएम है। ठीक है, क्या लिखा देखो आप,
द नोटिस ऑफ द एजीएम शैल स्पेसिफाई, द नोटिस ऑफ द एजीएम शैल स्पेसिफाई दैट द मीटिंग इज एनुअल जनरल मीटिंग। द नोटिस ऑफ द एजीएम शैल स्पेसिफाई दैट द मीटिंग इज एजीएम। याद हो गया क्या? बोलो पक्का? द नोटिस ऑफ द एजीएम, क्या बोला मैंने? द नोटिस ऑफ द एजीएम शैल स्पेसिफाई, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दैट द मीटिंग इज एजीएम। मतलब सीधी बात है, उस नोटिस में लिख दो कि ये एजीएम की नोटिस है, हेडिंग में लिख दो नोटिस ऑफ एजीएम, ताकि मेंबर को क्लैरिटी रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे जागरूक बच्चों। मैं जैसे ही मैं यहां तक खत्म करूंगा, तो मैं अभी से टारगेट दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में टारगेट सेट रहे। जैसे ही खत्म करूंगा, यहां से लेकर यहां तक का लॉ बोलना है बेटा, है ना? चलो, रटवाना मजबूरी है, रटवाना पड़ता है बेटा, तब तो मेहनत लगती है इतनी, और आपका एफर्ट कम होगा। ठीक है? तो क्या सही जा रहे हैं क्या अपन बेटा? टेक्निक सही है क्या भाई? याद करेंगे तभी तो आप 10 मिनट में घर में आप पढ़ के खत्म करोगे ना बेटा, तो इसलिए मेहनत करें अपन क्लास में। ठीक है, चलिए। एजीएम का टाइम लिमिट सबसे पहले बोल दिया, फर्स्ट एजीएम। कंपनी का जो पहला एजीएम है उसका टाइम लिमिट अलग दिया हुआ है, और सब्सिक्वेंट एजीएम का टाइम लिमिट अलग दिया हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एजीएम का, जिसको हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल देख चुके हैं। हाँ, अब लॉ की लैंग्वेज के ऊपर पकड़ बनाएंगे। क्या लिखा है? फर्स्ट एजीएम shall be held within a period of 9 months. First AGM shall be held within a period of 9 months. पर ये 9 मंथ कहां से काउंट होगा? क्या लिखा देखो आप, फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी। मन नहीं मान रहे बेटा, एक बार और मेरे को बोल देने दो प्लीज। फर्स्ट एजीएम के बारे में लॉ क्या बोला है? फर्स्ट एजीएम shall be held within a period of 9 months from the date of closing of the first financial year of the company। क्या मैं फर्स्ट ईयर ऑफ द कंपनी बोल दूं क्या? क्या बोलना पड़ेगा? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी। क्या बोलना पड़ेगा? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी। ठीक है, ओके, ये याद हो गया आपको? आगे बढ़ू? हाँ, अब क्या लिखा देखो, इफ द फर्स्ट एजीएम इज सो हेल्ड, क्या बोल दिया? इफ द फर्स्ट एजीएम इज सो हेल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, अगर आपने ऊपर वाले लॉ के हिसाब से एजीएम रख लिया, मतलब वही 9 मंथ के अंदर अगर एजीएम रख लिया, तो उस केस में क्या बोला, ये मैं भी आपको बता चुका हूं, देन इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कंपनी टू होल्ड एनी एजीएम इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अरे एक बात बताओ, ये तो अपन बात कर चुके ना, क्या ये पॉसिबल है क्या कि जिस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रहा है उस साल एजीएम रखना? उस साल एजीएम हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता ना। तो लॉ मेकर ने लॉ को ही लिख दिया। ये बात क्लियरिटी के लिए है, मतलब कई बार लॉ इसलिए लिखा जाता है ताकि क्लैरिटी हो, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। कंफ्यूजन यहां पे क्यों हो सकता था मालूम? क्योंकि ऊपर में जो लॉ है ना, उसमें क्या बोला था, हर साल एजीएम होना चाहिए, फिर तो झगड़ा हो जाता ना। तो इसलिए इस लैंग्वेज की वजह से लॉ मेकर ने यहां पे क्लियर कर दिया। क्या क्लियर कर दिया? इफ द फर्स्ट एजीएम इज सो हेल्ड, तो हेल्ड का मतलब क्या हुआ? ऊपर में जो लॉ दिया है टाइम लिमिट 9 महीने वाला, उसमें अगर आपने फर्स्ट एजीएम रख लिया, देन इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कंपनी टू होल्ड एनी एजीएम इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक काम करना बच्चों, ये जो मैंने ब्लॉग बनाया ना, एक बार खुद आप एक बार फटाफट अपना रिवीजन कर लो, फिर मैं पूछूंगा। या अगर आप बहुत ही ज्यादा जागरूक हो ना, अगर आप मेरा दिल जीतना चाहते हैं, तो क्या आप अभी कोई तुरंत में कोई आंसर दे सकता है क्या? हैंड रेस करेंगे बेटा, तुरंत कोई आंसर देना चाहता है? क्या बात है, इतने लोगों का! ओ हो, दिल जीत लिया बेटा आप लोगों ने। किससे पूछूं, ऐसा हो गया अब तो। डॉली अग्रवाल, चलो बेटा मैं दो लोग से पूछूंगा। डॉली अग्रवाल, हाँ जी बेटा, डॉली आंसर देंगे? ठीक है। अच्छा, उसमें एक और वर्ड था ना, इन एडिशन टू एनी अदर जनरल मीटिंग। ठीक है, आगे बढ़िए, बिल्कुल सही है। नोटिस के बारे में बताएंगे, वेरी गुड। वेरी गुड।
वेरी गुड। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। एक और मैं पूछना चाहूंगा, एक और मैं पूछना चाहूंगा, चिराग, चिराग कोठारी, आप बताएंगे बेटा चिराग? यस। टू होल्ड इट्स एजीएम इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हर बच्चे को ये याद हो गया होगा। एक बार जोर से हाँ बोल दो बेटा, याद हो गया आपको? ग्रेट 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 ग्रेट, चलो, एक्सीलेंट 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 बेटा। चलो अब मैं वापस से आता हूं यहां पर, ये अपने नोट्स पे आ रहा हूं वापस से। हमने फर्स्ट एजीएम का लॉ क्लैरिटी से कर लिया कि फर्स्ट एजीएम कब होगी, ये हमने पढ़ लिया। अब चला आगे लिखिएगा बेटा, आगे लिखिएगा। सब्सिक्वेंट एजीएम का टाइम लिमिट। लिखिएगा बेटा, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा अभी, सब लोग म्यूट कर लीजिएगा। सब्सिक्वेंट एजीएम का टाइम लिमिट मतलब जो बाद की जो एजीएम होती है ना, उसका टाइम लिमिट क्या होगा, अब हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सब्सिक्वेंट एजीएम का मतलब हो गया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड ऑनवर्ड्स। फर्स्ट एजीएम का लॉ अलग है और उसके बाद वाली जितनी भी एजीएम है उसका लॉ बिल्कुल अलग है। तो मैं इसी एग्जांपल को लेके चलना चाहता हूं। एक कंपनी को मैंने पकड़ लिया ना भाई, ये मान लो ये अपना एक्सेल है, ये अपना ईआईपीएल है, मान लो एग्जांपल के लिए। तो हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 15 जनवरी 2019 को। तो आपको मालूम है ये सब एग्जांपल चला। फिर हम लोग ने अपनी पहली एजीएम रखी है 15 रखी थी हमने 15 अक्टूबर 2020 को, ये मान लीजिए हमने रखा। अब आप ईयर को भूल जाना है ना, क्योंकि मैं अगले साल के बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है जी। अब समझिएगा, हमारा जो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर है, अपना जो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर है, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था ना, वो हम लोग ने बात कर लिया था, वो कहां से कहां तक का रहा होगा, 15 जनवरी 19 से लेके 31 मार्च 20, ये हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर था। अब हमारी कंपनी का जो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर है वो होगा 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक का होगा। और एक जानकारी के लिए मैं लिख दूं कि हमारी जो लास्ट एजीएम हुई थी, जो हमारी पिछली एजीएम हुई थी, वो हुई थी 15 अक्टूबर 2020 को, और ये थी हमारी फर्स्ट एजीएम, ये थी हमारी फर्स्ट एजीएम। तो अब सवाल ये उठा कि कंपनी की हमारी जो सेकेंड एजीएम है वो कब तक होगी। तो पहले एजीएम में तो लॉ में क्या बोला था कि जब आपका पहला फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ ना, उसके 9 महीने के अंदर कर लो, खत्म। एक ही टाइम लिमिट थी, आपको एक ही टाइम लिमिट दी हुई थी, और वो टाइम लिमिट आपको दी हुई थी विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। लेकिन
हाँ जी बेटा, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू था। हाँ अभी क्लियर है? चलिए ओके 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 ओके। हाँ जी, हम लोग क्या बात कर रहे थे? अब हमारी कंपनी की जो सेकंड एजीएम होगी वो कब तक होगी? तो यहां पर लॉ मेकर ने लॉ क्या बनाया सुनिएगा। लॉ मेकर ने यहां पर एक नहीं, तीन तीन टाइम लिमिट दी है। कितनी? तीन। पहला बोला कि आपकी जो एजीएम है वो हर साल होनी चाहिए, हर साल होनी चाहिए, ध्यान रखो। दूसरा बोला कि हमारी जो सब्सिक्वेंट एजीएम है वो हो जाना चाहिए विदिन, मैं विदिन का ये बनाऊंगा भैया चिन्ह, है ना, ये विदिन का मैं चिन्ह बनाऊंगा, समझ जाना कि भैया ये साइन है विदिन का। सेकेंड एजीएम, सब्सिक्वेंट एजीएम की सेकेंड टाइम लिमिट है विदिन 6 मंथ्स, विदिन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। तीन टाइम लिमिट पढ़ाऊंगा आपको। सब्सिक्वेंट एजीएम तीन टाइम लिमिट दी हुई है। पहली टाइम लिमिट हर साल करो, ये भी ध्यान रखो। सेकंड बोला जो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ ना, आपका जो रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ ना, उसके 6 महीने के अंदर एजीएम कर लो। और तीसरा बोलता है मैक्सिमम, मैं भी लेमैन की लैंग्वेज में बताता हूं, आपको मालूम है, फिर मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज में भी लेके जाऊंगा। अभी लेमैन की लैंग्वेज सुन लो। मैक्सिमम 15 मंथ्स, मैक्सिमम 15 मंथ्स गैप बिटवीन टू एजीएम्स। दो एजीएम के बीच में मैक्सिमम 15 महीने का गैप होगा। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि दो एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। तो कुल मिला के सब्सिक्वेंट एजीएम में आपको तीन तीन टाइम यूनिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जब आपके सामने में तीन टाइम यूनिट आएगी ना, तो नेचुरली तीन में से कोई एक डेट कोई लोगे। वो डेट कौन सी होगी? तो लॉ में लिखा है विचेवर, लॉ में क्या लिखा है? विचेवर, जस्ट अ मिनट, विचेवर डेट इज अर्लियर, विचेवर डेट इज अर्लियर, विचेवर डेट इज अर्लियर। तीन डेट को काउंट करना पड़ेगा। तीनों में जो भी पहले डेट आएगी ना, उस डेट तक आपको एजीएम रखना पड़ेगा। अभी समय समाप्त हो गया, तो एक बार इसको मैं बाद में आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो एक बार सुन लो मेरी बात। सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए कितनी टाइम लीमिट दी हुई है बेटा? बोलो। तीन। कितना दिया? तीन। पहला क्या बोला? एवरी ईयर होना चाहिए, ईच ईयर होना चाहिए। सेकंड क्या बोला? विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। और तीसरा, दो एजीएम के बीच में मैक्सिमम कितना गैप होगा? 15 महीने, है ना? हाँ, एक मिनट बेटा। और फिर क्या करेंगे? विच डेट इज अर्लियर। एक बार मेरी बात वापस से सुन लो। सब्सिक्वेंट एजीएम की टाइम लिमिट दिया है लॉ में तीन। पहला हर साल होना चाहिए, दूसरा रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने के अंदर रखना पड़ेगा, और तीसरा दो एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तीन टाइम लिमिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसमें जो विचेवर इज अर्लियर, जो भी डेट अर्लियर आएगी उस डेट तक हमारी एजीएम होनी चाहिए। अब मैं टाइम खत्म हो गया तो मैं रोक रहा हूं बेटा क्लास को। इसके ऊपर खत्म नहीं हुआ, ध्यान रखना। ये मैं बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूं। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, सुनिएगा। बधाई दे दूं बेटा आपको? हाँ, क्या बात, मतलब अच्छी खबर सुनते ही तुमको समझ आ आता है कि हाँ भैया छुट्टी की खबर आने वाली है। कई लोगों का रिक्वेस्ट भी आई, और हमको भी लगा कि अभी अभी तो बेचारे फाउंडेशन से फ्री हुए, तो हाँ हाँ अभी आप सुनिएगा। अरे भी खुशी अधूरी है। देखो, ये तो न्यू ईयर है, इसमें छुट्टी होती 6। थर्ड को है बेटा संडे, ये छुट्टी होती 6। अभी बीच में जो एक सैटरडे आ रहा है ना, तो नेचुरली कहीं ना आपको मोमेंटम ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ये जो आपको हॉलीडे मिल रहा है, अगला ऐसा हॉलीडे कब मिलेगा आप नहीं सोच पाओगे, कभी नहीं मिलेगा। हाँ, आप जान रहे हो बेटा, कभी।
हम लोग छुट्टियां देने में भरोसा नहीं करते, पर ऐसे योग संयोग बन गए, तुम्हारी किस्मत ऐसी हो गई कि छुट्टी देनी पड़ रही है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होना अच्छी बात है, पर थोड़ा सा एक बार सुन लो बेटा। जो भी खासकर जो नए बच्चे ज्वाइन किए ना, उनके लिए ये एकदम एक गोल्डन मोमेंट आपको दिया गया कि 3 दिन के दिन आप 3 दिन में अपने पूरे के पूरे रिकॉर्डिंग करके अप टू डेट हो जाइए। 4 तारीख से जो क्लास चलेगी उसके बाद कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली, तो ये एकदम बेस्ट टाइम है बैकअप को क्लियर करने के लिए, डाउट को क्लियर करने के लिए। और YouTube की जो स्ट्रीमिंग है वो 4 तारीख से बंद हो जाएगी, तो ये उसके बाद जो भी एक्सेल के ऐप में और जो अपना जूम ऐप है उसके थ्रू क्लासेस चलेगी। तो आपको छुट्टी के लिए बहुत बहुत बधाई, और 15 मिनट का आपको ब्रेक दे रहे बेटा एग्जैक्ट। ओके, तो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बेटा, एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो मैं, हाँ हैप्पी न्यू कैलेंडर ईयर। ठीक है बेटा, 15 मिनट का ब्रेक है और मैं हूं 10 मिनट आपके साथ में। अगर आप कोई यूट्यूब स्ट्रीमिंग बंद कर ले बेटा, तो जो भी अगर आप मेरे से कुछ बातचीत करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम।